तो लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो सेट्स का था। आज इंशाल्लाह ये है कि मैं आपको और काफ़ी सारी बातें जो हैं सेट्स के हवाले से डिस्कस करूँगा। वैसे ये मैंने कुछ MCQs सेट्स क्या क्या पढ़ा दिया था ये, और अच्छा ये लेक्चर नहीं था, शायद कोई और लेक्चर था। हाँ ये डिस्कस किया था लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेट ना। इसके अलावा हमने इक्विवेलेंट सेट हो गया, सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट बनाते कैसे हैं, पावर सेट प्रॉपर सबसेट कितना होता है, इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है, ये सारी बातें डिस्कस की थी ना। अब इसी आइए अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ तो हमारे पास में कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं अगर आपसे शेयर करूँ जैसे कि which of the following statement number of elements subset empty set। अब देखो एक अहम टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। तो पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जिसपे जाहिर है कि हम लोग जो है सिंपल तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेट्स के ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑपरेशन हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी ना। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखता हूँ तो जाहिर है इसकी मीनिंग क्या होगी कि देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 सेट में आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखेगा। अगर सेट ए हमारे पास लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, सेट बी लिखा हुआ है 3 4 5, और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल भाई यूनिवर्सल सेट है जो बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 के। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेट बनाना है तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ। भाई देखो अगर हमारे पास दो सेट है, सेट ए और बी ना, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एक दो सर्कल से समझा देता हूँ। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई यहाँ पे जो सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट होंगे, जैसे कि इनका कॉमन एलिमेंट है 3, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे। अब सेट ए में एलिमेंट कौन से रह गए 1 2 और 4 5 को आप यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो रह गए 6 7 उसको आप बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल सेट ए और बी की बात करें सो कॉमन एलिमेंट को हम हमेशा ओवरलैपिंग रीजन पे लिखेंगे। जो एलिमेंट बच जाएंगे ए पे वो 1 2 है उसको हम यहाँ लिख रहे होंगे, और जो एलिमेंट बच जाएंगे बी पे वो 4 5 है उसको हम यहाँ लिख रहे होंगे। बाकी रह गए 6 और 7 ना, तो उसको हम सेट ए और बी के बाहर लिख रहे होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहला ऑपरेशन अगर कलर करना है हमें,
तो वो ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी को कैसे करेंगे कलर, देखिए भाई सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि अगर मुझे ए यूनियन बी फॉर्म करना है तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, मैं ये करूंगा कि यहाँ पे सेट ए बनाऊंगा, यानी कि सेट ए का सिंपल सा एक सर्कल बनाऊंगा। और यहाँ बी बनाऊंगा। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब सिंपल ये होगा कि आपके पास जो ए और बी के तमाम तरह एलिमेंट्स हैं वो सारे कलर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप ए और बी जो है सबको पूरे रीजन को क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। सो दिस विल बी योर ए यूनियन बी, ठीक है। अगर यहाँ पे ए यूनियन बी में भी देखो तो 1 2 3 4 5 यही ए यूनियन बी है ना। सो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के जो भी रीजन सबको कलर कर दिया है। सेम तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ए इंटरसेक्शन बी के हवाले से, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली बी आ जाएगा। सो ए और बी का जो आपका ओवरलैपिंग रीजन कहलाएगा वो ये वाला होगा। देखो ए और बी का जो कॉमन रीजन है वो ये है, तो हम इसमें इसको कलर करेंगे। जो कॉमन रीजन होगा हम उसको ही कलर कर रहे होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का जो कॉमन रीजन है उसको कलर कर देना। यहाँ पे भी देख लो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, तो 3 इज अ कॉमन रीजन ऑफ ए एंड बी। अब मैं अगर आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट की ना, सो ए कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या होती है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग सिंपल सी होती है कि सेट ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कलर कर देना। यानी कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, तो ये है सेट ए। सो ए के अलावा आप पूरे रीजन को कलर कर दें तो ये आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की सिंपल मीनिंग है ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कलर करो, ठीक है। ठीक है, ए के अलावा जितने भी रीजन को कलर करेंगे दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूं तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी के अलावा, सही है। इसी तरीके से देखो अगर a माइनस बी कहीं पे लिखा हो, सो a माइनस बी की मीनिंग क्या होगी कि हम a में से b वाले रीजन को माइनस कर दें। यानी कि वो रीजन जो a पे b का आ रहा है ना उसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी योर a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ भाई, ये एक सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये आ गया सेट ए और बेटा ये आ गया सेट बी। यहाँ पे सेट ए लिख दिया, यहाँ पे सेट बी लिख दिया। ए माइनस बी का मतलब है ए में से आप लोग बी वाले रीजन को माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो ये रीजन बच जाएगा, ये रीजन आपका क्या होगा, ए माइनस बी। यानी कि ए में से आपने बी वाले रीजन को कलर नहीं किया, ए में से जो बी वाला सर्कल आ रहा है उसको आपने कलर नहीं किया, सो दैट विल बी योर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के बाद अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूं, हमारे पास
देखो कुछ ना मल्टीपल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ना, ये लिखा हुआ है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल है। भाई ये सेट ए है और ये बी है। अब देखो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए यूनियन बी को कलर ना करें, यानी कि ए और बी के जो अलावा रीजन बच जाएगा उन सबको कलर किया जाए, तो ये पूरा रीजन कलर हो जाएगा। इसका आसान तरीका भी है कि ना, बहुत से लोग इसको ऐसे भी करते हैं कि जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ कि भाई सेट ए क्या है, तो आप बोलेंगे सर सेट ए जो है वो 1 2 3 है, ठीक है। और सेट बी अगर मैं आपसे बोलूँ वो क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे कि वो है 3 4 5। मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, तो आप मुझसे बोलेंगे कि ये है 1 2 3 4 एंड 5, ये ए यूनियन बी है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये ए यूनियन बी के बारे में बात करता हूँ, इस तरीके से अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 7, ऐसे ही था ना, 7 तक लिखना था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ए और बी का कॉमन रीजन लिखूंगा, वो 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और 2, यहाँ आ जाएगा 4 और 5, और बाहर आ जाएगा 6 और 7। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ, तो वो बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 में से अगर आप 1 2 3 4 5 को माइनस करेंगे तो 6 7 बच जाएगा। तो 6 7 बाहर वाला रीजन ही है, मतलब अगर आप इसको देखें, इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5। सो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 को निकाल देता हूँ, तो बचेगा क्या, 6 और 7। तो यहाँ पे ये जो 6 और 7 है, ये वाला रीजन है, तभी हमने इसको कलर किया हुआ है। ये तरीकेकार हो सकता है, या तो आप ये कर सकते हैं कि आप ए यूनियन बी में से ए यूनियन बी को कलर ना करें, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को कलर नहीं किया जाए, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे आगे डिस्कस करूं, ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप सिंपल से क्या करोगे, देखो जब भी इंटरसेक्शन की बात आएगी तो पहले सेट ए बना लो, फिर सेट बी बना लो, सही है। ए इंटरसेक्शन का मतलब है ए के अलावा जितना भी रीजन है, तो ए के अलावा को टिक कर दो, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी वाले सर्कल के अलावा उसको क्रॉस कर दो। तो देखो बीच में क्योंकि आ रहा है इंटरसेक्शन, सो इंटरसेक्शन से पहले वाला रीजन जो होगा उसको टिक करेंगे, और इंटरसेक्शन के बाद वाले रीजन को क्रॉस करेंगे। तो जिसपे दोनों में कॉमन रीजन आ जाए, यानी कि जिसमें टिक क्रॉस आ जाए, बोथ आ जाए, तो बोथ क्या है, बाहर मौजूद है ना। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को ब्लू से कलर करूँ और बी कॉम्प्लीमेंट को रेड से कलर करूँ, तो जो कॉमन रीजन होगा वो लाजमी तौर पर बाहर वाला होगा, ये वाला। तो ये वाला रीजन जो है आप कलर करेंगे फॉर
A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर यहाँ लिखा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट देन वी हैव यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप बनाएंगे दो सर्कल अगेन, this is your set A and this is your set B, okay? भाई ये सेट ए आ गया, ये भी आ गया। अब यूनियन की मीनिंग क्या होगी, देखो अब ना इसमें ए कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन को आप टिक कर दें अगेन, और बी कॉम्प्लीमेंट वाले रीजन को आप क्रॉस कर दें, तो उसमें ये रीजन शेड होगा जिसमें टिक क्रॉस दोनों आ रहा होगा। तो टिक क्रॉस दोनों इसमें भी आ रहा है, इसमें टिक आ रहा है, इसमें टिक क्रॉस दोनों आ रहा है, यानी कि वो तमाम का रीजन जो कि मार्क होंगे वो सारे शेड हो जाएंगे, इधर वो सिंगल ही टिक है और वो डबल टिक है। सिर्फ असल में बीच वाला रीजन शेड नहीं होगा जो कि कॉमन रीजन है, यानी इसको मैंने यहाँ तक शेड करना है, बस इसको भी यहाँ तक शेड करना है, और ये आपका जो है सॉरी ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा और ये ऐसी रहेगा, ठीक है। तो जाहिर है कि ये चीज़ जो है ये बन जाएगी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। एक मिनट मुझे देना बेटा, मैं चार्ज पर लगा दूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अब मैं अगर इसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना ये कैसे करना है सॉल्व। और अब ना यहाँ पे ये टिक क्रॉस मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और या तो पूरा सॉल्व कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, उसका आंसर भी सेम ही आता है। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था पहले भी, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सेट ए और बी को कंसिडर किया था ना। तो अगर हम यही चीज़ यहाँ कॉपी कर लें, फॉर एग्जाम्पल सेट ए और बी को सेम, तो अगर हम इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ लिख दें, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को भी कॉपी कर लेते हैं। तो भाई ये यूनिवर्सल सेट है, अगर ये है यहाँ पे मौजूद, सही है। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करता हूँ, सो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए के ना। तो ए को अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे तो बचेगा 4 5 6 7, सही है। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता हूँ, 3 4 5 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 6 7। अगर मैं दोनों का कॉमन रीजन लूँ तो क्या बन रहा है, 6 और 7 ही बन रहा है ना। तो 6 7 कहाँ पे था, बाहर ही था। यहाँ पे था 1 2, यहाँ था 3, यहाँ था 4 5। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, क्लियर है यहाँ तक? बता दो अयान, आयशा एंड मिसबा, क्लियर है तो यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जी आयशा एंड मिसबा बताएं जल्दी से। देखो अब मैं फॉर एग्जांपल इसके आगे अगर आपसे बात करूं, तो अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनेगी। आप जो है सबसे पहला काम यहाँ पे जाहिर है कि रेक्टेंगल बना लेंगे। तो भाई यहाँ पे आप जो है वो सेट ए लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे सेट बी, एंड दिस इज योर सेट सी। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे बोलूँ कि यू हैव टू सॉल्व दिस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसका आसान तरीक़ेकार ये है कि पहले आप ए को देखें, सेट ए को, उसको टिक कर दें, और फिर बी इंटरसेक्शन सी को देखें। बी और सी का जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, ये दोनों वाला है। और यूनियन है तो याद रखना, इसको अगर टिक किया है, इसको अगर क्रॉस किया है, तो जो भी मार्क होंगे सबको करेक्ट कर दिया, यानी कि ए पे बी इंटरसेक्शन सी वाले रीजन को आपने ऐड कर दिया। जब आप ऐड करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा, जाहिर है। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपने सॉल्व करके मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हो ए यूनियन बी और फिर लिखा हुआ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही वेन डायग्राम बनाएंगे। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, और ये सेट सी आ गया। अब देखो ए यूनियन बी को मैं अगर टिक करूं, सिर्फ टिक कर रहा हूं ए यूनियन बी को, ए और बी वाला सर्कल, सही है। और बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी वाला सर्कल, उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ।
तो जो कॉमन रीजन होगा उसको आपने कलर करना होगा। तो कॉमन रीजन का मतलब जिसमें ग्रीन और रेड दोनों आ रहे हो, यानी कि ये रीजन जो है पूरा कलर हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप इस तरीके से यूनियन इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी के आगे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना, तो एक सेट का एक फॉर्मूला आता है। वो क्या आता है, वो याद रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल सेट ए आपको गिवन है, सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 सॉरी, और सेट बी आपको गिवन है 3 4 5। तो अगर इनका मैं कॉमन निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो 3 के बराबर है। और अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूँ तो वो बराबर है 1 2 3 4 5 के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर जो हैं वो है 3, बी के अंदर है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी के अंदर है 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी में है वो है 5। तो ये बात आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। देखो ये बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो है 5, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 3 है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 1 है। तो 5 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईदर ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ठीक है बेटा, अब इसके सवाल कैसे आते हैं पेपर में, देखो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है। एक मिनट रुकिएगा। भाई देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल नॉर्मली जो है वेन डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ, 90 स्टूडेंट्स साइन अप फॉर ईदर इंग्लिश और मैथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ। देखो अगर इसको समझो ना तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व, बहुत सिंपल है। मैं अगर बात करूँ 50 स्टूडेंट साइन अप फॉर बोथ, यानी कि मैथ और इंग्लिश के अलावा 50 स्टूडेंट जो है वो दोनों के लिए साइन कर रहे हैं ना। भाई 50 स्टूडेंट जो है वो दोनों स्टूडेंट साइन अप कर रहे हैं, मतलब मैथ और इंग्लिश। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इंग्लिश कर लो, इसको मैथ कर लो। 25 जो है वो जाहिर है कि मैथ्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो 25 में यहाँ मैथ्स लिख लेता हूँ। सॉरी, ये 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ, यानी कि सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो 25 का है। कौन सा वाला, ये वाला, ये जो इंग्लिश का रीजन बना हुआ है
बीच वाला रीजन नहीं होगा, क्योंकि बीच वाले में मैथ आ जाएगा। सो जो इंटरसेक्शन को हटा के होगा वो सिर्फ इंग्लिश का रीजन होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो रीजन जो मैथ में पार्टिसिपेट करें। अब जाहिर है अगर आप इन तीनों का सम करोगे 25 + 50 + x, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर होगा, जो कितने हैं 90 है। सो यहाँ पे अगर मैं x को कंसीडर करूँ तो ये बराबर हो जाएगा 90 - 75, जो बराबर है 15 के। यानी कि 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट देगा बच्चों मुझे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 51 के अंदर, ऑफ द 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल 240 स्टडी स्पेनिश, 180 स्टडी फ्रेंच, 25 स्टडी नीदर लैंग्वेज। ईदर का मतलब याद रखना यूनियन होता है, और नीदर का मतलब होता है यूनियन में से टोटल को माइनस कर देना। सो अगर आपके पास पहले आप ईदर निकाल ले, देखो मैं अगर यहाँ इसको सॉल्व करूँ 51 को, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग स्पेनिश और फ्रेंच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बराबर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग इन स्पेनिश, फिर आ जाएगा फ्रेंच, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि दोनों के अंदर है। अब देखो अगर मैं स्पेनिश और फ्रेंच की बात करूं तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इधर हमें कैलकुलेट करना है। 410 स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसे होंगे जो भाई दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ते होंगे, वो तो पहले इधर निकालेंगे तो पता चलेगा ना। तो देखो स्पेनिश पे पढ़ने वाले 240 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेनिश पे मैं 240 लिख रहा हूँ। फ्रेंच पे पढ़ने वाले 180 हैं, और दोनों लैंग्वेज F25 स्टडी नीदर लैंग्वेज। अच्छा, नीदर लैंग्वेज के लिए भी ये करना पड़ेगा कि इधर ऐसे निकलेगा कि टोटल में से नीदर माइनस कर दो, यानी कि 410 में से 25 को माइनस कर दो। सो दैट विल बी योर इधर, यानी कि इधर हो जाएगा 385। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे कैलकुलेट करना है जो दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेनिश एंड फ्रेंच ये हो जाएगा 420 - 385। जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 35 एज योर आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूँ ना, तो एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सही गई है, जो कि हमारे पास है 60। अब देखो 60 के अंदर क्या कहा जा रहा है, द 65 कार्ड्स ऑन अ कार्ड लॉट। तो 65 कार्ड्स हैं कार्ड लॉट में, 45 है एयर कंडीशनिंग, 45 के पास बेटा एयर कंडीशनिंग है, 30 के पास पावर विंडोज़ है, 12 के बाद दोनों एयर कंडीशनिंग भी और पावर विंडोज़ हैं। ऐसी कितनी कार्स हैं जिसके पास ना ही एयर कंडीशनिंग है ना ही पावर विंडोज़ है। सबसे पहले ना हमेशा यूनियन कैलकुलेट कर लो, यानी कि पावर विंडोज़ और एयर कंडीशनिंग वाली जो कार होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ कार जैसा है पावर विंडोज़ और एयर कंडीशनिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर विंडोज़ एंड एयर कंडीशनिंग। तो भाई 65 कार्स कार्ड लॉट में 45 के पास एयर कंडीशनिंग है, 30 के पास पावर विंडोज़ है, 12 के बाद है दोनों। सो 45 + 30 विल बिकम 75। 75 - 12 किसके इक्वल होता है बताएं? 53 के ना,
के दिख दिया 2 मिनट, 45 + 30, हाँ 53 है या फिर 75, 63 होगा, सॉरी। सो नंबर ऑफ कार्ड्स दैट हैव पावर विंडोज और एयर कंडीशनिंग इज 63। ईदर की बात करेगा ना, तो ईदर के लिए आपने सिंपल ये करना है, 65 में से 63 को माइनस कर देना है। अब जब आप माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, तो 60 का आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। अच्छा, अब मैं देखो इसके आगे अगर आपसे बात करूं, यानी कि 2 कार ऐसी होंगी जिसके बाद दोनों नहीं होगा, तो पहले आपने यूनियन कैलकुलेट करना होगा, यूनियन के बाद ही आप जो है वो ईदर मतलब नीदर निकाल सकते हैं। अब मैं अगर आपको डिस्कस करूं तो एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई देखो, अगर मैं आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से बात करूं, तो फॉर एग्जांपल भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट यहाँ पे जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और सॉरी नॉट एक्स, अगर आप ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी लिखते हैं तो जो ए है वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ये हमारा ए क्रॉस बी होगा। अब फॉर एग्जांपल भाई क्वेश्चन आ गया, सेट ए जो है 1 2 3 और सेट बी जो है वो ए और बी है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी कैलकुलेट करता हूँ तो ए क्रॉस बी बराबर होगा 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी के। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के अंदर है वो है 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के अंदर हैं वो है 2। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा, याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। ए के अंदर एलिमेंट है 3, बी के अंदर है 2, तो 3 × 6 3 × 2 विल बिकम 6। सो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज 6। चेक कर लो, ये देखो 1 2 3 4 5 6। एनईटी के टेस्ट में सवाल आया हुआ है कि भाई अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के अंदर फॉर एग्जांपल है पी और बी के अंदर फॉर एग्जांपल है क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो जाहिर है पी क्यू होंगे, यानी कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर है कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर जो है वो पी क्यू होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स देखो, अब इसके बाद कुछ सवालात मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले उसको सॉल्व कर लें क्योंकि हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक और टॉपिक होता है फंक्शंस का, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जब सेकेंड ईयर की, बल्कि 2 चीज़ें और हैं, पहले वो भी डिस्कस कर लूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। 2 टॉपिक और हैं, एक कहलाता है सेल्स, एक को बोलते हैं सेल्स। सेल्स को बेटा कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स भी, सॉरी सेल्स को लिख लो पहले। सेल्स होता है क्या है, सेल सिंपली होता है 2 सेट्स आर सेट टू बी सेल्स, 2 सेट सेल्स हैं इफ ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो एंड जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नल सेट हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट हो। फॉर एग्जांपल भाई अगर फॉर एग्जांपल सेट ए जो है वो 1 2 3 है, सेट बी जो है वो 4 एंड 5 है, तो
अगर मैं ए यूनियन बी के बारे में बात करूं, तो वो बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 के। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात करूं तो वो है नल सेट। तो अगर ए यूनियन बी जब भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी जब भी नल सेट के इक्वल होगा, देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल है और ए यूनियन बी का आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो इसको हम सेल्स बोलेंगे। अब सेल्स के बाद हमारे पास एक और सेट आता है, इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। भाई एग्जॉस्टिव सेट्स के हवाले से बात की है, टू सेट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव सेट्स इफ उसके अंदर ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेट ए लिखा हुआ हो 1 2 3 और सेट बी लिखा हुआ हो 3 4 5, अब मैं अगर इसके अंदर ए यूनियन बी को सॉल्व करूं, सो ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होगा 3 के, विच इज़ नॉट अ नल सेट। सो अगेन सेल्स और एग्जॉस्टिव सेट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल है और इसमें ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल नहीं है और ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये काम आप लोगों ने करना है।